मेरे साथ जन सुराज के संस्थापक या सूत्रधार कह लें प्रशांत किशोर मौजूद हैं। अगर प्रशांत से मैं सीधा सीधा सवाल ले लेता हूं। पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरह की पार्टियों का अपना अपना लाइन है, आपकी पार्टी कहां खड़े हैं? जहां संविधान को मानने वाले लोग खड़े हैं। हम लोग इसको हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के तौर पे देखते ही नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से ये कह रहा हूं कि हम लोग वक्फ के इस बिल के खिलाफ हैं। इस देश को बनाते समय इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने इस देश की एक जो परिकल्पना करी, उसके आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ कुछ वादा या उनको आश्वासन दिया। उन वादों के खिलाफ या उन वादों से, उन आश्वासनों से उलट अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि जो वर्ग उससे प्रभावित होते हैं उनको कॉन्फिडेंस में, विश्वास में लिया जाए। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग को सरकार ने अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, इसलिए ये पूरा बवाल उठा हुआ है। तो हम लोग इसके विरोध में हैं। बीजेपी के प्रदेश के बड़े चेहरे या दिल्ली में जो बैठे लोग हैं वो कहते ये हैं कि विरोध वो कर रहे हैं जो भू माफियाओं के लैंड को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को और भू माफिया का जो एक गठबंधन रहा है उसको बचाने में। देखिए, वक्फ के उनकी कार्यशैली, क्या काम होता है, सही है गलत है, वो एक अलग मसला है। वक्फ पे कानून बने ना बने वो अलग मसला है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं राजद और दूसरे दलों की तरह ये नहीं कह रहा हूं कि वक्फ पे कानून बने ना बने, वो नहीं कह रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि जिसके लिए कानून आप बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वक्फ में हम लोग सुधार और पारदर्शिता लाना चाहते हैं, तो भाई जिसके लिए पारदर्शिता लाना चाहते हैं उसको विश्वास में तो लीजिएगा। भाई इनको ऐसा नहीं है कि इनको वक्फ में सुधार लाना है। वक्फ की कार्य प्रणाली में अगर कमी है, उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, उसमें और सुधार होना चाहिए, तो भाई जो लोग वक्फ के मालिक मुखिया हैं, रहे हैं, उनके साथ मिलकर कानून बनाइए ना। उनको विश्वास में लिए बगैर कानून क्यों बनाते हो आप? टेस्ट चेंज करता हूं ऑडियंस का। सवाल ये है कि आप एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं पटना के अंदर। पूरे बिहार में आप घूम घूम के आए हैं, लोगों से कनेक्ट करके आए हैं। रैली की जरूरत अभी चुनाव में वक्त है, क्यों पड़ गया पटना? नहीं, हम लोग रैली जैसे ट्रेडिशनल पार्टियां यहाँ रैली करती हैं कि अपनी शक्ति प्रदर्शन वगैरह इसके लिए नहीं कर रहे। जो बिहार का संगठन पूरा बना है, 2 साल हम पैदल चले, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर दल बनाया, और दल जब बनाया तो 2 अक्टूबर को उसी दिन ये घोषणा की कि हम लोग मार्च अप्रैल के महीने में गांधी मैदान में एक साथ जुटेंगे। क्योंकि 2 अक्टूबर को वो लोग साथ में आए थे जो दल को मिलकर बना रहे थे। अब दल बनने के बाद 6 महीने में जो लोग इससे जुड़े हैं, इसको एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, इसके साथ जुड़कर आगे काम करना चाह रहे हैं, ये उनकी बैठक है। और बिहार में बदलाव हो इसके लिए बैठक, इसलिए इसका नाम बिहार बदलाव रैली है। बिहार में बदलाव चाहने वालों की संख्या आज सबसे ज़्यादा है। लोग कहते हैं वोट बैंक आपका क्या है, तो हम लोग का वोट बैंक वो है जो कि बिहार में बदलाव चाहता है, जो लालू, नीतीश और भाजपा से थक गया है, तंग आ गया है, कह रहा है कि भैया बहुत हो गया, अब कोई हो, नया होना चाहिए, इन लोगों से मुक्ति होनी चाहिए। 30-35 साल से लोग यही लालू नीतीश भाजपा कांग्रेस देख देख कर थक गए लोग। अब वो चाहते हैं कुछ नया हो, और उस नए में जन सुराज एक बड़ी ताकत के तौर पर, एक ईमानदार सशक्त विकल्प के तौर पर सामने आया है। तो निश्चित तौर पर बैठक उसी के लिए है। जो लोग बिहार में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं उनको बदलाव रैली में आना है। जो लोग बिहार में पलायन की जो स्थिति है उसमें बदलाव चाहते हैं उनको बिहार बदलाव रैली में आना है। जो बिहार में भ्रष्टाचार और अफसरों के अफसरशाही का बदलाव चाहते हैं उनको बदलाव रैली में आना है, उनके लिए रैली हो रही है। आपने नीतीश और लालू की चर्चा की, तो जो कभी कानून वक्त पे उनका स्टैंड रहा नीतीश और लालू का, या चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी को, उसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, नीतीश कुमार का चरित्र, राजनीतिक चरित्र, तो ये हम लोग जानते हैं। पिछले 5, 7, 8 सालों में नीतीश कुमार अपनी सुविधा के अनुसार अपना राजनीतिक चरित्र बदलते रहते हैं। लेकिन वक्फ के कानून ने एक बड़ी बात ये की कि लालू जी का जो कैरेक्टर रहा है कि मुसलमानों को सिर्फ डराने को छोड़कर उस व्यक्ति ने, उस दल ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। पिछले 30-35 सालों में न मुसलमानों को भागीदारी दी, न मुसलमानों के विकास के लिए कुछ किया, न भाजपा को हराया, कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराते रहे, अपने लालटेन में उनको किरासन तेल की तरह इस्तेमाल करते रहे, और प्रकाश अपने परिवार, अपने घर में करते रहे। आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया। ऊपर वाले, देखिए, सत्य की एक ताकत है।
जो लोग अपने को लालू जी रहनुमा बता रहे थे, कहां से वक्फ का कानून आया और कहां से वो वीडियो आ गया जहां ये खुद ही कह रहे हैं कि यही चीज होना चाहिए, और लड़के उनके और वो खुद आज यहां विरोध में खड़े हैं। नीतीश जी तो ये रह गई लालू की स्थिति। अब आइए नीतीश जी पर। भाई नीतीश जी सीए एनआरसी पर उस आदमी ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया था, मैं तब नीतीश जी के साथ था। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, पार्टी में 2-2 बैठक होकर नीतीश जी ने उसमें कहा था कि सवाल ही नहीं कि हम लोग इसके पक्ष में वोट करेंगे। फिर उसके बाद पक्ष में वोट कर दिया, हमने विरोध किया। तो नीतीश जी ने मुझे कहा, अभी भी जाकर आप अपना आर्काइव से निकाल लीजिएगा, पटना उनके सीएम ऑफिस में हमारे साथ बैठक हुई जिसमें मेरे विरोध के बाद नीतीश जी ने ये कहा कि नहीं, ये बाहर जाकर पत्रकार खड़े उनको कह दीजिए कि बिहार में इसको हम लागू नहीं करेंगे। उसी समय में मैंने ये कहा था कि भाई इस आदमी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये आदमी ना भाजपा के साथ है ना सेकुलर दलों के साथ है, ये आदमी किसी के साथ नहीं, ये व्यक्ति सिर्फ अपने कुर्सी और अपने व्यक्तिगत हित के साथ है। तो हर हालत में लालू नीतीश का चेहरा बेनकाब हुआ है। भाजपा तो पहले से लोग जान ही रहे कि क्या कर रही है, मैंने आपको बता ही दिया कि भाजपा तो हिंदू मुसलमान करेगी ही करेगी, लेकिन लालू जी की क्या सोच है, अंदर खाने क्या सोचते हैं मुसलमानों के लिए, वो कहीं ना कहीं चेहरा बेनकाब हुआ है। और नीतीश का जो 2 मुहा चरित्र है, राजनीतिक चरित्र है, वो फिर से और मजबूती से सामने से आया है लोगों के आंख के सामने। आप बेहतर समझते हैं कि देश के अंदर गठबंधन की राजनीति चल रही है, सभी जगह अलग अलग राज्यों के अंदर, आपकी पार्टी अकेले चल रही है, तो चुनाव के अंदर किधर जाने का है? राजनीति हमारे लिए और हमारे साथ जुड़े हुए कई लोगों के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना, एमएलए एमपी बनकर ठेकेदारी करना, पैसा कमाना, बालू माफिया, शराब माफिया, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान की दया से जीवन में बहुत कुछ हासिल किया हुआ है, जो एमएलए एमपी हासिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नाम, पैसा, शोहरत हासिल किया हुआ है। बावजूद इसके सब कुछ छोड़कर हम लोग आए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि बिहार सुधरना चाहिए। जब हम लोग बाहर जाते हैं और लोग बिहारी कह के हम लोग को अपमानित करते हैं, बिहारी शब्द गाली के तौर पर दिया जाता है, तो उससे बड़ा दुख होता है। तो हमने ये तय किया कि भाई हमारे जैसा व्यक्ति अगर प्रयास नहीं करेगा तो कौन प्रयास करेगा, इसलिए वापस आए हैं। और 3 साल से बिहार की जनता देख रही है कि मैंने खून पसीना बहाया है, जितनी ईमानदारी से प्रयास हो सकता था कर रहे हैं। अब ये जनता को तय करना है, बिहार की जनता को, कि वो पिटे पिटाए लालू नीतीश भाजपा के साथ रहना चाहते हैं कि अभी तक जो रोना रो रहे हैं कि भैया विकल्प नहीं है, भैया विकल्प नहीं, तो अब विकल्प आ गया है तो उस विकल्प के साथ चलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक बार को सफलता, राजनीतिक चुनावी सफलता न भी मिले तो भी हम लोग के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। प्रशांत किशोर एमएलए बनने नहीं आए हैं तो हम लोग के लिए गठबंधन की क्या बात। हम बदलाव की बात कर रहे हैं, सत्ता की नहीं, व्यवस्था के बदलाव की बात कर रहे हैं। तो चाहे उसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, इस पर डटे रहेंगे और अपनी ओर से जो कुछ भी भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है वो सब कुछ झोंकेंगे, बिहार के लोगों को समझाने का, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। होना नहीं होना वो जनता मालिक है, ऊपर वाला तय करेगा। ये आपके आलोचक भी हैं राजनीति के अंदर, और आलोचक कहते ये हैं कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़के देख लिया, जो रिजल्ट आए, जो संख्या है, वो बताता है कि कहाँ पे खड़े हैं। चलिए खुली हुई मुट्ठी की बात कर लीजिए। मुट्ठी खुली तो उसमें ये दिखा कि 10% वोट आया जनसुराज को। जनसुराज 2 अक्टूबर को बना, 30 या 31 अक्टूबर को हम लोग को सिंबल मिला, 10-11 नवंबर को चुनाव हुआ। उस बीच में छठ भी था, दिवाली भी था। उसके बावजूद खुली हुई मुट्ठी को 10% वोट मिला। बिहार में जो लोग, भाजपा यहाँ 30 वर्ष से राजनीति कर रही है, उसको 19.6% वोट आया है पिछली बार। कांग्रेस को 9% वोट आया है, जदयू को 15% से कम वोट आया है। आप बताइए कि 30-30 साल पुराने दल, इनकी मुट्ठी भी अगर खुली हुई देखिएगा तो खुली मिट्टी का कंपैरिजन कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उपचुनाव का परिणाम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो अच्छा परिणाम प्रशांत किशोर और जनसुराज से लोगों की जो अपेक्षा है उसके मुकाबले नहीं हुआ। आप खुद पत्रकारिता करते हैं, बिहार में 10% वोट लेकर अगर कोई आ जाए तो लोग कहेंगे भैया ये बहुत बड़ा फोर्स है, ये एनडीए में जाएगा कि एनडीए में जाएगा। कितने एमएलए हैं जो 10% से ज़्यादा वोट से चुनाव जीते हैं? बिहार में कितने एमएलए हैं जो 10% से ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीते हैं? और वो दल बनने के 10 सिंबल बहुत बड़ा इशू रहा। अगर सिंबल हम लोग को पहले से हो तो आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि उसी उपचुनाव के बाद जब एमएलसी का चुनाव हुआ दिसंबर में, जिसमें सिंबल पर नहीं चुनाव था, उसमें हम लोग को 22% वोट आया। एनडीए चौथे नंबर पर
राजद वाले तीसरे नंबर पर, हम लोग उसमें दूसरे नंबर पर हैं। तो जैसे दल बन गया है सिंबल मिलेगा, और मेन जब चुनाव होगा, उपचुनाव में जो इनकम्बेंट दल है उनको थोड़ा एडवांटेज होता है। ये लोग समझते हैं भाई नए आदमी को देने का फायदा नहीं है, लेकिन जब नया चुनाव होगा, पूरा चुनाव होगा, तब लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट कर रहे होंगे, बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए वोट कर रहे होंगे, बिहार में अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए वोट कर रहे होंगे, बिहार में शिक्षा और पलायन की स्थिति को सुधारने के लिए वोट कर रहे होंगे। और जब वो इन चीज़ों के लिए वोट करेंगे तो उनके सामने सबसे बेहतर विकल्प जनसुराज ही दिखेगा। एक आखिरी सवाल राहुल ले रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मेरा आखिरी सवाल ये होगा इस सेशन का कि आपके कई कार्यक्रम को मैंने कवर किया, उसमें आप कहते हैं कि हमारी सरकार अगर इस पोजीशन पे होती है कि हम सत्ता के अंदर आते हैं तो शराब और लैंड, ये शराब को खोलेंगे और लैंड रिफॉर्म्स का काम करेंगे। इस पर आप स्टैंड कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, शराबबंदी जो है, पहली बात तो जो लोग कह रहे हैं भी शराबबंदी हटा देंगे, शराबबंदी हो तब तो हटा दूं। हम लोग शराबबंदी के इस खोखले कानून को हटाने की बात कर रहे हैं जिसमें शराब की दुकान बंद है और घर घर शराब बिक रहा है। 100 रुपये की शराब 500 रुपये में बिक रही है, जो नॉर्मल शराब थी उसके जगह जहरीली शराब बिक रही है। और गरीब बिहार के लोगों का 20,000 करोड़, 15 से 20,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास, नेताओं के पास। तो आप बताइए कि शराबबंदी लागू है ही नहीं। अगर लागू हो शराबबंदी तब तो हटाने की बात है। हम तो शराबबंदी के उस कानून को हटाने की बात कर रहे हैं जिसमें दुकानें बंद हैं और होम डिलीवरी हो रहा है। तो क्या लोग चाहते हैं कि घर घर होम डिलीवरी हो? उसके मुकाबले तो कम अगर शराब की दुकान हो और उसको रेगुलेट किया जाए, उससे जो राजस्व मिले उसका सही सदुपयोग हो, बेहतर व्यवस्था है, बजाय इसके कि पूरे बिहार में सूखा नशा युवाओं के बीच में जिस तेजी से बिहार में बढ़ा है पिछले 5-6 सालों में, बिहार में आप ये लिख के ले लीजिए, अगर यही स्थिति रही तो 5-7-8 साल में उड़ता पंजाब जैसा उड़ता बिहार पिक्चर बनने लगेगा। किसी को इसकी चिंता नहीं है। लाखों लोगों का लिवर खराब हो रहा है, सिरोसिस के इंसिडेंट्स बढ़ गए, जहरीली शराब से मौत हो रही है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा लोग शराबबंदी के इस फर्जी कानून के चक्कर में जेल में हैं, उनके घर के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये गरीब हैं, वंचित हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, उनको कोई नहीं उनकी चिंता कर रहा है। तो इसलिए इसको हटाने की बात कर रहे हैं। रह गई बात भूमि सुधार की, बिल्कुल हम लोग भूमि सुधार के पक्ष में हैं, क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जब तक शिक्षा, जमीन और पूंजी, मूलभूत इन 3 चीज़ों पर काम नहीं होगा, लैंड की ओनरशिप और उसकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक आप बिहार से गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। जब तक बिहार में बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं होगा। जब तक यहाँ लोगों के हाथ में रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी नहीं मिलेगा, तब तक बिहार की गरीबी दूर नहीं हो सकती। तो बिहार से गरीबी और पलायन को रोकने का जो मूल मंत्र है वो है 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था, 15 साल से 50 साल की उम्र के सभी युवाओं को रोजी रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था, और साथ में लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जमीन से जो 1 एकड़ से आज अगर लोग 5,000 रुपये कमा रहे हैं, जो खाने वाली खेती है इसको कमाने वाली खेती बनाई जाए। ये व्यवस्था करने से ही बिहार से गरीबी दूर हो सकती है। ये सरकारी नौकरी देने से, 1-2 फैक्ट्री लगाने से बिहार का भला नहीं हो सकता है। 13 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 23.25 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं, और यहाँ के नेता बता रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देकर बिहार सुधार देंगे। भाई, सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी आज करते हैं बिहार में, 1.97%। बाकी 98% लोगों का क्या होगा? बिहार में 10% लोग भी 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। जब वो बच्चे 12वीं पास नहीं करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हम लोग को शिक्षा पे बल देना, बच्चों को पढ़ाना है, युवाओं को रोजगार के लिए पूंजी देना है, और जो वृद्ध लोग हैं जो ना पढ़ सकते हैं ना रोजगार कर सकते हैं, उनको कम से कम 2,000-2,500 रुपये महीना दिया जाए ताकि वो अपना एक व्यवस्थित जीवन जी सकें। ये जनसुराज का मूलभूत सोच है। शुक्रिया प्रशांत जी। ये प्रशांत किशोर थे जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने चर्चा की, और प्रशांत ने भी खुलकर अपनी राय रखी है।